Hi everybody. If it costs you your peace, then it is too expensive. Today is 14th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel and attempt these questions. देन दिस इज क्विज नंबर 103। इसके आंसर्स हैं लुई फिशर बायोग्राफर है महात्मा गांधी जी का, एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेट किया था उषा मेहता जी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर गांधी जी को अरेस्ट किया गया था आगा खान पैलेस में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल। आज के सवाल हैं, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? Second roundtable conference in London was held in the backdrop of what? Gandhiji stayed the foreign journalist in his Sabarmati ashram during Dandi March और उसका नाम क्या था? Who among the following participated in the salt satyagraha of Gandhiji? So these are 5 questions for today. आज की वोकेबलरी है कोल्यूड, कोल्यूशन मतलब सांठगांठ है, कोऑपरेट इन अ सीक्रेट और अनलॉफुल वे इन ऑर्डर टू डिसीव और गेन एन एडवांटेज ओवर अदर्स। प्रिसेप्ट का मतलब होता है नियम, प्रिंसिपल, रूल, टेनेट। एडामेंट का मतलब होता है हठी, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और चेंज वंस माइंड। कोरोबोरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म और गिव सपोर्ट टू। इमैक्युलेट मतलब होता है वो निर्मल है, परफेक्टली क्लीन, नीट और टाइडी। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. तो दिस इज सी सेट। सी सेट का ये पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज द पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन। Then this is CSAT question number 2. Try to answer this question. So these are 2 questions for today. ये है हमारा तिरंगा, वन नेशन, वन आइडेंटिटी एंड वन फ्लैग। सैफ्रॉन है करेज, वाइट है पीस, चरखा है फॉर ट्रुथ एंड लाइफ एंड ग्रीन है फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड किया था बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ये एक इवोल्यूशन लाइज द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो दिस इज अवर इंडियन फ्लैग, वन नेशन, वन आइडेंटिटी, वन फ्लैग, इंडियन, वी आर इंडियन। नाउ दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड था 1 जुलाई 1955 पे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खारा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया प्रीवियस नाम था एसबीआई का। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास बैंक ये मर्ज बन के बने थे 1921 पे इंपीरियल बैंक, और यही इंपीरियल बैंक बनेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। इसकी कुछ फेमस टैगलाइन है एसबीआई की, लाइक प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विश विद यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन एंड द नेशन बैंक्स ऑन अस। नाउ दिस इज जेडएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। इसमें 1000 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज के एंट्रीज हैं, 1031 एवियन स्पीशीज फाउंड हुई है और इसमें हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स हैं बर्ड्स के। एक्चुअली क्या होता है, इन बर्ड्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, तो इनके बारे में अवेयरनेस होती है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस एक अलार्मिंग पेस से हो रहा है। thousands of species every day we are losing, so that is why इनको डॉक्यूमेंट करना, बुक पब्लिश करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में बना था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इनके डायरेक्टर है मिस्टर धृति बैनर्जी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 12 अगस्त है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। नेशनल यूथ डे अलग है, वो कब होता है टेल, दिस इज इंटरनेशनल यूथ डे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू ड्रॉ अटेंशन टू द इश्यूज सराउंडिंग यूथ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्किंग हार्ड इन 1965। एक्चुअली यंग पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, यंग पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर फ्यूचर। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन यंग पीपल को प्रॉपरली गाइड करो, ट्रेन करो।
Declaration on promoting the values of peace, mutual respect, understanding among people. These are not just words. These are not just words. ये एक way of life है. Peace, mutual respect, understanding among people. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन हमेशा एक अच्छा चेंज ला सकती है. उनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, टाइम है, एनर्जी है. सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी हो, क्रिएटिंग अ वर्ड फॉर ऑल एजेस, सो दैट हम एक ऐसा सोसाइटी बनाएं जिसमें एल्डरली का विजडम भी हो और यंग जनरेशन का दिस एनर्जी विगर हो. सो दिस इज इंटरनेशनल यूथ डे. सो ये कुछ सोशल मीडिया एंड क्विक फैक्ट्स हैं. नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. बिफोर दैट ये है 11th of August 2022 और आपके सबमिशंस देखते हैं जो आंसर राइटिंग पे आपने किया है. आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, हर किसी को आंसर लिखना चाहिए. जितना आप आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग इन द सेंस आप लिख रहे हो कुछ, जितना आप राइटिंग करोगे उतनी ही आपकी राइटिंग रिफाइन होगी, वोकैबुलरी वर्ड्स करेक्ट होंगे, सिंटेक्स ग्रामेटिकल एरर कम होगा, आपको लिखना आएगा, आपके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बेटर होगा, और जो नॉलेज डिजिटल मीडिया में आप जो देखते हो उसका रिटेंशन होता नहीं है ज़्यादा, उसको जब आप पेन एंड पेपर में लिखोगे तो रिटेंशन ज़्यादा होगा, कंसोलिडेशन ज़्यादा होगा. सो एवरीबडी शुड राइट, एवरीबडी शुड राइट, और स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को टॉप प्रायोरिटी में डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए. ये बॉटलनेक आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये बॉटलनेक आपको मेंस में क्लियरली नजर आएगा. सो दैट इज व्हाई यू शुड राइट. मुजम्मिल, नाउ सी दिस इज सच अ गुड कॉपी. G20 क्या होता है? अब पुरानी कॉपीज देखो मुजम्मिल और ये कॉपी देखो, यू विल सी द डिफरेंस हैंड राइटिंग में, आंसर राइटिंग, सेंटेंसेस एटसेट्रा में. सो दिस इज अ गुड वर्क, क्लियर इंप्रूवमेंट, वेरी गुड. सो दिस इज G20, सेवरल गोल्स ऑफ G20 यहाँ पे बताए, वेरी गुड. सी दिस इज सो इजी. अब इसको और थोड़ा लेटेस्ट जो आज का प्रिज्म है उसके रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं. ठाकुर, दिस इज अगेन सो गुड. G20 के बारे में लिखा, हमेशा विद इन द मार्जिन्स लिखना है, विद इन द मार्जिन्स लिखना है. देन दिस इज रियली गुड. दिस इज अंडरलाइन, पॉइंट वाइज लिखा, 6, 7, 8. ग्रेट चेंज, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, वेरी गुड. अब दिस हेडलाइन इज गुड, इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन है बायोफ्यूल का. बायोफ्यूल, दिस इज साइंस बेस्ड टॉपिक. साइंस बेस्ड टॉपिक में डायग्राम्स आने चाहिए. वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस. तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखना है इधर दिस बायोफ्यूल का. राज, दिस इज ऑल्सो रियली गुड. G20 के बारे में आपने बताया. दिस इज मैप. अब देखो मैप बनाते ही कॉपी बहुत अच्छी हो गई. दिस इज रियली गुड. सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, वेरी नाइस. दिस इज रियली रियली गुड. अमरजीत, दिस इज अगेन रियली गुड. हिंदी में लिखा है. सो सी, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इंटेंट होना चाहिए लिखने का, वरना लोग तो रीजनल कॉपीज में भी, रीजनल लैंग्वेजेस में भी आंसर लिख रहे हैं. यू शुड हैव दिस इंटेंशन एंड प्रोएक्टिवनेस बनना है, प्रोएक्टिवनेस बनना है, प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए. ओके, सो दिस इज अमरजीत. सी दिस इज सो गुड. स्थापना कब हुई, उद्देश्य क्या थे, अब आपने G20 मेंबर्स बताए, उत्पत्ति. सी पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो गया, ये कार्य संचालन, वेरी गुड. तो अब G20 का जब समिट आएगा, इंडिया में अभी होगा, तो हमारा बैकग्राउंड रेडी होगा, हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. वेरी नाइस. रत्ना प्रिया, दिस इज रियली गुड. बायोफ्यूल के बारे में आपने बताया, सारे पॉइंट्स लिखे, कैटेगरीज के बारे में बताया, फैंटास्टिक. सस्टेनेबिलिटी, वेरी. अब देखो गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं, फैंटास्टिक. तो सी पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया. सुमन, दिस इज अगेन रियली गुड. अब बहुत मेहनत से अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो. सी दिस इज रियली गुड. काउंटर चाइना, मल्टीपोलर. अभी इसमें थोड़े और नए वर्ड्स जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं प्रिज्म, वो भी ऐड करना है. देन टाइप्स हैं, बायोफ्यूल, बायोएथेनॉल, इसमें एक डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए. साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS पेपर 3 में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वे फॉरवर्ड, वेरी गुड. आरती, दिस इज अगेन रियली गुड. सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. गजानन ने देखो मराठी में आंसर लिखा है. दिस इज सो गुड. G20 क्या होता है? सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इंटेंट इज अ बैरियर, और वो जो इनर्शिया है ना, वो सबसे बड़ा बैरियर है. सो गेट ओवर दैट इनर्शिया, मोमेंटम बिल्ड करिए. यस, वेरी गुड. तो निष्कर्ष भी निकाला, वेरी नाइस. देन दिस इज बायोफ्यूल के बारे में आपने लिखा है, वेरी नाइस. इसमें साइंस बेस्ड टॉपिक है, डायग्राम्स एटसेट्रा खूब अच्छे से लिखना है. एग्रीकल्चर में आपका एक्सपर्टीज है, अपने अपने दिस जो अंडरस्टैंडिंग है ग्राउंड लेवल की, वो भी आप ऐड कर सकते हो.
अफसाना, दिस इज अगेन सो गुड। G20 ओरिजिन, सी सारा टॉपिक प्रिपेयर हो गया। मेंबर कंट्रीज, वर्किंग, जियो इकोनॉमिक्स, वेरी नाइस। दिस इज बायोफ्यूल, अब देखो ये कितना अच्छा फ्लो चार्ट है, वेरी नाइस। अपॉर्चुनिटीज, बायोफ्यूल और फॉसिल फ्यूल, दिस कंपैरिजन इज सो गुड। सो दैट इज वाई जितने ब्राइट माइंड्स हैं उतने ही ब्राइट आइडियाज हैं। यू हैव टू लर्न, पीयर लर्निंग जरूरी होती है। हरजिंदर, लुक एट दिस कॉपी, दिस इज सो गुड। अब पुरानी कॉपी और आज की कॉपी में देखो, क्लियर डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड दिस इज प्रोग्रेस। आई एम सो हैप्पी विद द वे आपने ये आंसर प्रिपेयर किया, दिस इज रियली गुड। तमन, दिस इज अगेन रियली नाइस। सी यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे, आपकी हैंडराइटिंग भी डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है, कॉपी भी, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज रियली गुड। चंदन, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छे से आपने आंसर लिखा है। G20, सी द डायग्राम, दिस इज सच अ गुड डायग्राम। Then agenda of G20, then this is very nice, very good. शुभांगी, क्वालिटी आंसर वंस अगेन, एक स्टैंडर्ड पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है आपकी कॉपीज में। दिस इज रियली रियली गुड, दिस इज योर स्ट्रेंथ। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट इन मेन एग्जामिनेशन। ऑल यू विल हैव टू डू इज रिवाइज योर नोट्स, दैट्स ऑल। ये एक भी पेज गुमना नहीं चाहिए। शुभांगी, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। G20 सिमिलरली राम नरेश भी बहुत अच्छे आंसर्स प्रिपेयर कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी गुड। तो अभी G20 आएगा, इसको और फर्दर नई लेयर्स हम ऐड करेंगे। सुंदर, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। हिस्ट्री ऑफ G20 बताया, इकोनॉमिक्स है, अब यहाँ पे अपने इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बताना था, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, दिस कंपैरिजन इज गुड। प्रो बायोफ्यूल है, हम बायोफ्यूल को एनकरेज करेंगे। सतेंद्र, दिस इज अगेन रियली नाइस। नाइजीरिया, G20, देखो कितनी अच्छी हिंदी साफ राइटिंग में लिखा है, वेरी नाइस। चुनौतियां एटसेट्रा। सो ये सारे सबमिशंस थे, बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। तो लेट अस सी योर कमेंट्स। सो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से बताया है, दिस इज, दीज आर योर कमेंट्स। ओके, रैपिड्स, रैपिड्स में, रैपिड्स कैसे होते हैं? शैलो फास्ट फ्लोइंग वाटर में बहुत तेजी से पानी मिक्स होता है, और जो ओल्डर स्ट्रीम्स हैं तो उससे क्या होता है, दिस जैसे रिवर राफ्टिंग करते हैं अपन, तेजी से पानी बह रहा है, दैट इज रैपिड। देन एज अ डीएम आपने बताया, सुंदर, दिस इज रियली गुड। प्री प्लान स्टेप्स, सेकेंड इन्फॉर्म, थर्ड प्रायोरिटी, 8 कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्रीज, वेरी गुड। राम नरेश, वेरी नाइस। सी सेट, दिस इज ऑल्सो गुड। फंडामेंटल ड्यूटी है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दिस इज फ्लड, फंडामेंटल ड्यूटी, इकोनॉमी, फास्ट फ्लोइंग वाटर इन अ स्ट्रीम। एक्चुअली लेवल्स चेंज हो जाता है जब नीचे सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक भी आती है, तो वहाँ पे इस टाइप से जो बेड, रिवर बेड टोपोग्राफी है वो ऐसी हो जाती है, वो सपोर्ट करती है पानी को, तेजी से फ्लश होता है उस पानी में, और वहाँ पे रैपिड्स फॉर्म होता है। Arvind, this is really good. Okay, yes, economics we will do. So this is the Hindu newspaper for today. This is the Hindu newspaper for today. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है 5 years आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तलाक पेटिशनर्स लिविंग एज हाफ डिवोर्सीज। नाउ सी, हम जितने भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, हमें उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी फोकस रखना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कि उस डिसीजन का क्या आउटकम आया, क्या उस डिसीजन के एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन में कोई चैलेंजेस तो नहीं आ रहे। सी, 5 years after the Supreme Court 5-judge bench under Chief Justice J.S. Keher invalidated instant triple तलाक in August 2017, तो 2017 में 5 साल हो गए हैं इस प्रैक्टिस को स्टॉप किया था, बैन किया गया था। Women petitioners continue to live a life of half divorcee. Why? Because technically still married, practically divorced, they enjoy no conjugal rights nor receive any regular maintenance from the estranged husbands. So conjugal rights मतलब related to marriage. So आफ्टर मैरिज से एलिमनी की बात है या फिर मेंटेनेंस की बात है, तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होने के कारण कोई स्टैंड नहीं आ पा रहा है। Practically abandoned, the women cannot remarry in the absence of a legally valid divorce. The verdict, none of the men were visited by law enforcement bodies and hold to take back their wives. तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ये लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट है, वो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। No arrests could be made for giving instant triple talaq as the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 came into force long after pronouncement of instant talaq. So execution में, ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पे डिफिकल्टी आ रहा है।
तो टॉप कोर्ट ने कहा इट में बी रिकॉल्ड इनवैलिडेटेड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इन द शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस while refraining from commenting on the state of their marriages directly, state of their marriages, and because of this ambiguity ये सारी टाइप की यहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही है. सो द आइडिया इज 5 years हो गए हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट भी जैसे द हिंदू स्पेशल रिपोर्ट ने इसको एड्रेस किया. दिस टॉपिक हैज टू बी एड्रेस्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन एंड ग्राउंड रियलिटी इसकी क्या है, ये भी एक जरूरी होता है. बिकॉज रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमने लॉज चेंज कर दिए. रिफॉर्म्स मतलब इन प्रैक्टिस भी ग्राउंड रियलिटी में चेंजेस आने चाहिए. सो दिस इज दैट. कोलंबो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज वेसल. अब ये चाइनीज वेसल है, कहने को तो दिस इज नॉट फॉर स्पाइंग एक्सेट्रा, बट इंडिया ने यहाँ पे ऑब्जेक्शंस उठाए. ये चाइनीज वेसल हम्बन टोटा पे स्टे कर रहा है, हम्बन टोटा पोर्ट पे. कंसेंट ऑन कंडीशन दैट नो साइंटिफिक रिसर्च इज कंडक्टेड इन श्रीलंकन वाटर. इस कंडीशन के साथ चाइनीज वेसल को यहाँ पे डॉक किया गया. अगेन अगर कोलंबो का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कोलंबो डेट रिडन है, डेट ट्रैप में है चाइना के. इंडिया ने अभी काफ़ी हेल्प भी किया था श्रीलंका को जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था. सो कोलंबो यहाँ पे एक डिफिकल्ट स्पॉट पे, डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक स्पॉट पे खुद को पाता है. डीलिंग विद टू ऑफ इट्स क्लोज पार्टनर्स विद कॉम्पिटिंग जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स ऑन द आइलैंड. इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है यहाँ पे कि चाइनीज का जो स्पाई नेटवर्क है या फिर चाइनीज का कोई अगर इरेगुलर एक्टिविटी इंडियन ओशन में, इंडियन वाटर्स के नियर बाय होती है, सो दिस इज अ कॉज ऑफ इंटरनेशनल इंडियन सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी. सो इंडिया यहाँ पे जो इमीडिएट नेसेसरी स्टेप्स है वो यहाँ पे लेगा. सो दिस इज द चाइनीज वेसल है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ये पास आया है. नो साइंटिफिक रिसर्च भी कंडक्टेड इन श्रीलंकन वाटर्स, ऐसा बोला गया है. लेट अस सी. देन पॉजिटिव इम्पेटस टू टाइज, चाइनीज एनवॉय ने कहा इन अ रेयर मीडिया ब्रीफिंग. एम्बेसडर सुन वाइडोंग डिस्कसेस LAC टेंशंस, ताइवान एंड टेरर लिस्टिंग. अब सी चाइना, बिकॉज चाइना और इंडिया जो है, इंडिया एंड चाइना का जो इकोनॉमी है वो टाइटली कपल्ड है, ट्रेड के रिलेशंस स्ट्रॉन्ग है, और उसमें LAC टेंशन, ताइवान या टेरर लिस्टिंग की बात आती है तो ये 100 पॉइंट्स बन जाते हैं. LAC टेंशंस, ताइवान एंड टेरर लिस्टिंग. अब इन सब के बैकड्रॉप में दिस इज पॉजिटिव इम्पेटस टू टाइज, चाइनीज एनवॉय ने कहा. लेट अस सी. अभी 2 बड़ी चीज होने वाली है, G20 मीटिंग, और G20 मीटिंग में पॉसिबली फिजिकल प्रेजेंस होगा इंडियन हेड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एंड चाइनीज मिस्टर शी जिनपिंग का भी. सो ये देखना होगा अब ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा. तालिबान ऑफर सिक्योरिटी टू इंडियन मिशन, इंडियाज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वेलकम. इंडिया इटली नेगोशिएट कर रहे हैं लीगल असिस्टेंस ट्रीटी. देन दिस इज गार्गिल वाडा हैड अ प्राइड ऑफ प्लेस इन फ्रीडम स्ट्रगल. 15 अगस्त है. फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट बैकग्राउंड, सब ने अपना कोऑपरेशन दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था. सो दिस इज बिल्ट बाय फ्रीडम फाइटर काका साहिब गार्गिल इन 1932. तो वाडा वॉज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ ऑल एक्साइटमेंट एंड पैशन ऑफ द एपिक मूवमेंट. जब हम ऐसी जगह जाते हैं ना तो हमें रियलाइज होता है कि किस तरीके से तब के हालात होंगे, किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो कैरी ऑन किया गया, चैलेंजेस क्या थे, एंड किस तरीके से मीटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एटसेट्रा किया जाता था. तो ये हाईलाइट है वाडा का ये 500 स्क्वायर फीट का कॉर्टयार्ड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स प्लानिंग करते थे नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है. तो अगेन दिस इज लाइक हिस्ट्री, समय रुक गया है, हिस्ट्री है, और इन चीज़ों से हमें हिस्ट्री में एक पर्सपेक्टिव और एक नए नज़रिए से उसको देखने का आइडिया मिलता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. गार्गिल वाडा. Then in Kolkata, a tribute to forgotten revolutionaries. This is again so beautiful. Visitor looking at this exhibition. तो ये जितने less known revolutionaries of freedom struggle है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. Because you know freedom struggle मतलब ये नहीं था कि कुछ 5, 10, 15 important जो freedom fighters थे जिनके नाम हमेशा हम सुनते हैं. It was not restricted to those only. हमारे यहाँ बहुत सारे दूसरे फ्रीडम फाइटर्स भी थे जो लेस नोन थे, बट उन्होंने उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. फॉर एग्जांपल ये एग्जीबिशन है, इफ यू गेट टाइम तो डू विजिट. ये कोलकाता में है, कोलकाता में.
जैसे पारुल मुखर्जी was 25, she was convicted in the तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी। देन अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति में भी कॉन्विक्ट इनको यहाँ पे बताया गया। चुआर अपराइजिंग है, चुआर अपराइजिंग है 18th सेंचुरी टू द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इन सब चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देन प्रीतिलता, बीना दास, मातंगनी हजारा, ये सेवरल रिवॉल्यूशनरीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में, और इनका यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में इतना नाम नहीं है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ देम, वी शुड नो अबाउट देम। सिमिलरली यहाँ पे बीरभूम के कलेक्टर के अगेंस्ट जो कैंपेन हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का क्या प्लान था, मेटकाफ हॉल में किस तरीके से प्लानिंग किया गया, बिप्लोबी भारत विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज रिवॉल्यूशनरी इंडिया, रिवॉल्यूशनरी इंडिया। तो इन चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल आर्मी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेवल म्यूटिनी अमंग अदर्स। सो इंडियन म्यूजियम वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम है सब कॉन्टिनेंट का, और दिस एग्जीबिशन इज गोइंग ऑन। टाइटल्ड है मार्च टू फ्रीडम, मार्च टू फ्रीडम। सो इफ यू गेट टाइम डू विजिट दिस प्लेस। सब्सिडीज ऑन पावर विल कंटिन्यू, पावर सेक्रेटरी ने बताया है सब्सिडी पावर पे कंटिन्यू रहेंगी। नाउ दिस इज पंजाब, पंजाब में कॉन्टिन्यूसली हम बात कर रहे हैं जो पैडी कल्टीवेशन है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफी सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज पैडी इज वाटर इंटेंसिव, बहुत पानी की जरूरत पड़ती है पैडी कल्टीवेशन में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोल रही है ऑल्टरनेटिव एग्रोकेमिकल्स यूज करो टू कंट्रोल पेस्ट। पेस्ट मतलब जैसे कीड़े आ जाते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, क्रॉप लॉस करते हैं, तो हम इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा डाल के इन पेस्ट को किल करते हैं, बट ये इंसेक्टिसाइड्स फूड चेन में आ जाता है और फर्दर डैमेज करता है। तो इंसेक्टिसाइड्स का भी कंट्रोल्ड यूजेज होना चाहिए। सर्टेन पेस्टिसाइड्स हैं वो मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल से ऊपर उनका लेवल पाया गया। पोटेंशियल कंस्ट्रेंट यहाँ पे देखा गया, मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, तो ये क्या होगा, ये पेस्टिसाइड्स फूड चेन में एंटर हो जाएंगे। जैसे ये सब नाम दिए हुए हैं, इन सब का जो लेवल है वो हाई था। अब पंजाब में बासमती राइस इज वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, और ये एक्सपोर्ट भी होता है। और पेस्ट जो है, इसमें पेस्ट कंट्रोल जरूरी होता है राइस का कल्टीवेशन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यील्ड ज़्यादा रखने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर हम ऐसे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में भी जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनमें होता है फाइटोसैनिटरी मेजर्स लाइक दैट, कोडेक्स एलिमेंटेरियस टाइप की प्रोविजंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि क्या ये केमिकल ट्रीटेड है ये वाला जो फूड ग्रेन है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सो फिलहाल ये बासमती राइस में जो ये पेस्टिसाइड्स यूज थे इनको बंद करने की बात का है और इनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने को कहा है, बिकॉज इनमें मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल ज्यादा पाया गया था। FBI seizes secret documents from Trump and China sending fighter jets to Thailand for joint exercise. Then this is science and technology. आज editorials नहीं आते हैं, today's SNT. Importance of communicating different routes of transmission. तो monkey pox है, ये on spread है, monkey pox के cases बढ़ रहे हैं, तो ये people including children में भी देखने को मिल रहा है. So this is again one news. Let us wait. जैसे COVID-19 में भी देखा था, इसमें भी अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है. So this is monkey pox. Right now इसकी कोई वैक्सीनेशन भी नहीं है. Then this is snapshot. Urban settlements. ये अमेजोन बेसिन है, अमेजोन बेसिन. अमेजोन बेसिन को रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ. ये जो अमेजोन बेसिन है ये किन सब जगह, किन सब कंट्रीज में स्प्रेड है, आंसर किन सब कंट्रीज में स्प्रेड है, अमेजोन बेसिन. और ये जो रिवर नाइल है ये भी किन सब कंट्रीज से फ्लो होती है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नॉट नाइल, दिस इज अमेजोन. अमेजोन रिवर किन सब कंट्रीज से फ्लो होती है, नाइल तो इधर दिस इजिप्ट में. ओके, सो दिस इज अर्बन सेटलमेंट. अमेजोन बेसिन है, कॉम्प्लेक्स अर्बन सेटलमेंट है, यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बिल्ड किया. एक्चुअली जैसे आप जाओगे साउथ अमेरिका में भी जाते हो, पेरू एटसेट्रा, इंका, यहाँ एक टाइम पर पुरानी सिविलाइजेशंस थी. अमेजोन बेसिन में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो माना जाता है दे आर वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड. तो रिसर्चर्स इनके बारे में जानने की बात कर रहे हैं और लिडार टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया है. जैसे रडार होता है रेडियो, लिडार होता है लाइट, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. तो लेजर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज किया है इन्होंने, लेजर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, लिडार, टू मैप
inhabited by this culture. ये करीब 5000 से 1400 दिस एडी का है, बोलीविया के आसपास अर्बन सेटलमेंट. दिस इज ओरिजिन ऑफ SARS-CoV-2. इसमें अभी भी होल्ड है, अभी भी अंडरस्टैंडिंग, फेयर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे ये वायरस एनिमल टू ह्यूमन जंप किया. पॉसिबली वुहान में जो एनिमल मार्केट है वहां से जूनोटिक डिसीज का ट्रांसफर हुआ. मीथेन एमिशन है, मीथेन एमिशन दिस बढ़ रहा है. अक्सर जो मीथेन एमिशन है वो लैंडफिल होता है, जैसे दिल्ली के पास कचरे का पहाड़ है, ऐसे लैंडफिल पे मीथेन एमिशन ज्यादा देखने को मिलता है. मीथेन एमिशन, मीथेन. और कौन सी गैसेस होती है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है? टेल. दिस इज मीथेन इमिशन. कुशनिंग इफेक्ट. अब जैसे ये डायनासोर्स थे, क्विंटल्स एंड क्विंटल्स टन्स इनका वेट था. अब इनके लेग्स क्या इतने वेट को कैरी कर पाएंगे? तो द आइडिया इज इनके लेग्स में ऐसा पॉसिबली एक कुशन भी होता होगा जो पूरे वेट को कैरी करने में हेल्प करता होगा. लैक्टोज टॉलरेंस इन ह्यूमंस बिकेम वाइड स्प्रेड. अब सी, अक्सर हम देखते हैं कुछ सम पीपल लव मिल्क और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉलरेंट इनटॉलरेंट होते हैं मिल्क के, उनको लैक्टोज का टॉलरेंसी नहीं है. तो मिल्क जो होता है दैट इज़ अ सुपर फूड. मिल्क में बहुत रिच है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट ह्यूमन डाइट का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट भी है. बट द पॉइंट इज, क्या हम मिल्क को डाइजेस्ट कर पाते हैं? स्टडीज ने बोला 65% ह्यूमैनिटी लैक्टोज इनटॉलरेंट है. मिल्क में लैक्टोज होता है, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती. दे लैक द जीन टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू एडल्टहुड. जब यूजुअली बच्चों में ये स्ट्रॉन्ग रहता है, बट जैसे हम बड़े होते हैं तो लैक्टोज इनटॉलरेंसी आ जाती है. बियॉन्ड द एज ऑफ 5, लैक्टोज एक शुगर प्रेजेंट है मिल्क में, कैन नॉट बी नेचुरली ब्रोकन डाउन इन द स्टमक एंड दिस रिमेन्स इन द गट causing flatulence and acidity and diarrhea. तो ये मिल्क पीने से ये एट टाइम्स ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. अब इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया नंबर 1 भी है मिल्क प्रोडक्शन में. एक रिवॉल्यूशन आई थी, वाइट रिवॉल्यूशन. इस वाइट रिवॉल्यूशन पे एक बहुत शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, वेरी शॉर्ट नोट ऑन वाइट रिवॉल्यूशन. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो मिल्क जो है, मिल्क ऑल्दो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट का, बट अगर इसका टॉलरेंसी बढ़ रहा है देन फिर मिल्क का ऑल्टरनेटिव्स भी हमें ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज मिल्क इज अगेन सुपर फूड. बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स एटसेट्रा हमें मिल्क से मिलते हैं. तो क्या इसका जेनेटिक वेरिएंट है? ऐसा अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि ये इनटॉलरेंस क्यों होता है, इनटॉलरेंस क्यों होता है. यूजुअली इनटॉलरेंस भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है और बॉडी एट टाइम्स यूज टू भी हो जाती है. सो दीज आर द डायरेक्टिव्स. HIV ड्रग्स का शॉर्टेज इज अ चैलेंज टू एंडिंग एड्स इन इंडिया. शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स. व्हाट इज द लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया टू एनिमल ट्रांसफर जीन? और ये है डिजिटल लैंडिंग. डिजिटल लैंडिंग, डिजिटल लैंडिंग क्या होता है? जब से इंटरनेट का एज आया है, दिस एप्लीकेशन वगैरह काफ़ी सारे आ गए हैं और इसके थ्रू क्या होता है, ऐप थ्रू लैंडिंग हो रहा है, केवल डिजिटल है, पेपर वर्क प्रॉपर नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है, डेटा प्राइवेसी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस होती है. तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली हैम्पर होता है, कंज्यूमर सेफगार्ड करना प्रायोरिटी हो जाता है. डिजिटल लैंडिंग में क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप्स के थ्रू आपको आप उधार ले सकते हो, लोन ले सकते हो, बट अगेन वो रूल्स रेगुलेशंस के विद इन है या फिर उस पर ओवरसाइट मैकेनिज्म गवर्नमेंट का, वहाँ पे रेगुलेटर उसको वॉच कर रहा है या नहीं, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है. सो एट टाइम्स ये एक स्कैम भी होते हैं. सो दैट इज़ वाई RBI ने यहाँ पे एक फ्रेमवर्क का बात किया है टू रेगुलेट दिस ई स्पेस. दिस इज डिजिटल लैंडिंग. वी नो व्हाट इज डिजिटल लैंडिंग. अब डिजिटल लैंडिंग में RBI क्या करेगा? RBI अगेन सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करेगा कि नीड बेस्ड एंड मस्ट बी विद प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट. जो भी फाइन लाइंस हैं, डिटेल्स हैं, वो क्लियरली यूजर को बताया जाए और लोन डिस्पर्सल, रिपेमेंट जो भी है वो सीधा बैंक अकाउंट्स के थ्रू हो, बैंक अकाउंट्स. वरना अक्सर क्या होता है, वॉलेट के थ्रू होने लग जाता है, वॉलेट. तो द पॉइंट इज RBI यहाँ पे अभी रेगुलेशन ला रही है डिजिटल lending because credit availability is one thing, but वो credit availability भी correct regulated manner में provide कराना जरूरी होता है. Have coastal ecosystem norms been violated? CAG का रिपोर्ट आया है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा dwell नहीं करना है, अभी जस्ट इट्स अ रिपोर्ट. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है, वो गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है उस खर्चे की ऑडिटिंग करता है कि ये खर्चा क्या सही से हुआ,
क्या ये खर्चा प्रॉपर प्रिंसिपल्स के थ्रू हुआ, क्या ये खर्चा नेसेसरी था, इन सब चीज़ों पे कैग अपनी एक रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट कैग देता है से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य में भी देता है गवर्नर, देन उसके बाद उसे पार्लियामेंट विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है और डिस्कशन होता है। अभी ये केवल रिपोर्ट आई है, अभी इस पे एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज वी नो एक बार ऐसी रिपोर्ट आई थी 2G 3G कैग, 2G 3G कैग, और उसमें जीरोस भी कितने थे इस बात पे दिस एक थोड़ा पॉइंट ऑफ दिस कंटेन पॉइंट ऑफ डिफिकल्टी हुआ था। So let us wait. How have coastal ecosystem norms been violated or not? What we should be knowing is कि जो coastal regulation zone है, यहाँ पर building construction में, anthropogenic activities में, यहाँ पे एक fair जो environment concern है उसको discard नहीं करना चाहिए। Why will airlines have to share PNR data? PNR क्या होता है? Passenger Name Record. रेलवेज में भी हम देखते हैं PNR डिटेल्स, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। अक्सर जो एयरलाइंस होती है ये उन पैसेंजर्स को कैरी करती है इंटरनेशनल पैसेंजर्स से। सो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो है से जो पैसेंजर्स ने ट्रेन किया एयरलाइन से, उसका जो डेटाबेस है वो कस्टम डिपार्टमेंट को शेयर करना पड़ेगा, जैसे कि डेट ऑफ रिजर्वेशन, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीट इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। जो कस्टम डिपार्टमेंट है फिर एक डेटाबेस के थ्रू उन सबको वो देखेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कस्टम्स मतलब कोई भी चीज़, प्रोडक्ट, गुड्स हो सकता है, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया में अंदर आ रहा है, और वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, दैट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अक्सर अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, कई बार इलीगली स्मगलिंग भी होती है गुड्स की। सो दैट इज वाई अगर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड रहेगा तो कस्टम्स डिपार्टमेंट वहाँ पे बेटर इसको मॉनिटर कर पाएगा, रिस्क एनालिसिस कर पाएगा। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ये मांगा है कि 24 घंटे बिफोर डिपार्चर एंड आपको ये डेटा, PNR डेटा हर पैसेंजर का कस्टम्स डिपार्टमेंट से शेयर करना पड़ेगा, ऑल द एयरलाइंस। नहीं करेंगे तो इतना कुछ आपको पेनल्टी लगेगा, नॉन कॉम्प्लाइंस। सो दिस इज PNR डेटा। व्हाट इज द थ्रेट फ्रॉम जूनोटिक डिसीजेस? तो द थ्रेट इज रियल एंड इट इज सीवियर। जैसे नया जूनोटिक वायरस है कोविड-19, हमने इतना डिटेल में पढ़ा, 2 साल से पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने हमेशा यही बताया था, कोविड-19 कोई पहला जूनोटिक डिसीज नहीं है और ये कोई आखिरी जूनोटिक डिसीजेस तो फॉर श्योर नहीं है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस आने वाली है। अ न्यू जूनोटिक वायरस दैट हैव इवॉल्व्ड टू इन्फेक्ट ह्यूमंस वाज आइडेंटिफाइड अगेन सी फॉर चाइना। सो दिस इज न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने बताया है, और इस वायरस का नाम रखा है लेवी, लांगिया लेवी वायरस। ईस्टर्न चाइना में ये मिला है। अभी इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। सिम्टम्स में फीवर, फटीग, कफ है, ये सारी डिफिकल्टीज है, प्लेटलेट काउंट्स भी हो रहा है। सो दिस इज देयर। अभी एक्चुअली जो हमारा विजडम डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सच टाइप ऑफ न्यूज़ में, वो ये होता है, ये न्यूज़ जो होती है इनको वेट एंड वॉच ही देखना चाहिए। अर्ली स्टेजेस में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, चीज़ें बदलती है। जैसे कुछ दिन पहले तक ये बोला जा रहा था ये जो जूनोटिक डिसीजेज है एक्चुअल में ह्यूमन इन्फेक्ट नहीं करेगी, बट अब ह्यूमन इन्फेक्शन भी चालू हो गया। वेट एंड वॉच। इंडिया कैन सस्टेन दिस CAD ऑफ 2.5 से 3%, पात्रा साहब ने बताया। सो 3% विल नॉट कॉज एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो 2.5 से 3% ऑफ GDP तक भी जाता है तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, CAD अगर यहाँ तक भी जा रहा है। कंसर्न ये हो रहा है कि ट्रेड डेफिसिट माउंट होता जा रहा है, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे बिकॉज वर्ल्ड में रेसेशन टाइप टेंडेंसीज है और डिमांड नहीं आ रही है, और प्लस इंपोर्ट हमारा बढ़ता ही जा रहा है, और प्लस रुपी वीकन हो गया तो इंपोर्ट का बिल और ज़्यादा बढ़ गया है। दिस इज द प्रॉब्लम। ग्रोथ ऑफ 11% कैन वॉल्ट इंडिया टू सेकेंड स्पॉट बाय 2031। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडियन कंटिजेंट फॉर दिस CWG सक्सेस से एक मीटिंग किया, एंड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगेन ये है अबाउट माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ हैं पारसीज पैराडाइज, पारसी पैराडाइज। तो कोस्टल टाउन है उदवादा, इज अ सेलिब्रेशन ऑफ पारसी कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो दिस इज उदवादा इन गुजरात। यहाँ पर पारसी फैमिली यहाँ पर प्रोमिनेंट है। 3 डेकेड्स का यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड दिस फेस्टिवल यहाँ पे है। कोस्टल टाउन है उदवादा, इज द मोस्ट सैक्रेड ऑफ जोरास्ट्रियन फायर टेम्पल्स इन इंडिया। तो पारसीज जो होते हैं वो जोरास्ट्रियन फॉलो करते हैं। फायर टेम्पल जो होता है ये इनके कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पिलग्रिम फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे आते हैं, इवन टूरिस्ट भी आते हैं।
पारसी क्यूजीन भी औसम होता है. सो अगेन फेस्टिविटीज. पारसीज जोरास्ट्रियन कम्युनिटी केम टू गुजरात फ्रॉम ईरान. ईरान एक्चुअली आज की डेट में ईरान बहुत बदल गया है. पहले ईरान ऐसा नहीं था. पहले ईरान मेसोपोटामिया भी, पहले ईरान जो था, दिस सिविलाइजेशन पर्शियन सिविलाइजेशन, द मेसोपोटामिया इराक है, ईरान पर्शियन सिविलाइजेशन, पर्शिया भी बोलते थे ईरान को, पर्शिया. तो पर्शिया क्यों बोलते थे? बिकॉज यहाँ पे पारसी रहते थे. तो पारसी का पहले होमलैंड था ईरान. पारसीज पहले होमलैंड था ईरान. पर्शियन इसे, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया इसका ओल्ड नेम था. बट फिर बाद में यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट हुआ अरब मुस्लिम्स का इन द 7th सेंचुरी, और फिर यहाँ से ये इंडिया में आ गए. फिर इनको इंडिया में आना पड़ा. द इमिग्रेंट्स वर ग्रांटेड परमिशन टू स्टे बाय द लोकल रूलर्स. कंडीशन ये थी कि लोकल लैंग्वेज गुजराती, और विमेन जो है वो अडॉप्ट करे लोकल ड्रेस, मतलब इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करे. तो वो अडॉप्ट किया. उद्वादा वन ऑफ द प्लेसेस है पारसीज चोज टू सेटल इन. अब यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, शुगर एंड मिल्क ऐसे मिक्स हो गए, मिक्सअप बहुत इजीली हो गए. नवसरी, दमन, दिस इज वलसाड, सूरत, मुंबई, सब जगह आपको पारसी कम्युनिटी दिखेगी. पारसी हेरिटेज इज क्लियरली विजिबल इन उद्वादा. एवरी होम हैज अ ट्रेडिशनल वेल अर्दन लैम्प होम में. बावजी चेयर भी होती है यहाँ पे, बावजी चेयर, जिसमें पर्सन कैन पुट अप हिज फीट टू रेस्ट एंड इज कॉमन इन हाउस होल्ड आइटम्स. तो कल्चर उन्होंने मेंटेन किया, बट इंडियन कल्चर में भी अच्छे से मिक्सअप हो गए. तो दिस इज पारसी पैराडाइज. पारसी पैराडाइज. पारसीज का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और उसके बाद भी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं जिन्होंने कंट्री को बनाने में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में एक्सेप्शनल रोल यहाँ पे प्ले किया है. जैसे कि एक नाम है जमशेद जी टाटा. जमशेद जी टाटा. सो ये पारसी माइनॉरिटी है. इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज हैं? आंसर. इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज हैं? आंसर. वन माइनॉरिटी इज पारसी. सो दिस इज पारसी पैराडाइज. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.